मैंने इसको कलेक्टिव क्लाउड कर दिया है और आप अब कार्यक्रम को लाइव कर सकते हैं। ठीक है। आरती दीदी, जी पेंट से जी शुरू करें। हाँ हाँ, शुरू कर सकते हैं दीदी, दीदी शुरू कीजिए। जी, सभी को प्रणाम। भारतीय शिक्षण मंडल मध्य भारत प्रांत पर्यटन विकास मंच की 50वीं ई बैठक में उपस्थित सभी विद्वान श्रोताओं का मैं आरती वजे अभिनंदन करती हूँ। आज की इस बैठक में हम सस्टेनेबल एक्शन फॉर रिवाइविंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया सारथी एंड आत्मनिर्भर इनिशिएटिव विषय पर मनीषी वक्ता भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी एवं IITTM के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज की इस ई बैठक में अध्यक्ष की आसनी पर प्रोफेसर आलोक शर्मा जी, मुख्य वक्ता की आसनी पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी विराजमान हैं तथा विषय प्रवर्तन के लिए डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज जिस केंद्रीय विषय पर हम संवाद करने जा रहे हैं वह भारतीयता को प्रकाशित करने का प्रथम मूल्य, अतिथियों का देववत पूज्य मानते हुए उनका स्वागत सत्कार किया जाना है। मैं इस दायित्व के निर्वहन हेतु श्री नवनीत पचौरी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद दीदी। मैं आज के इस मंडल बैठक में सभी अतिथियों का और महानुभावों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, जिनकी गौरवमयी उपस्थिति हम सबको प्राप्त है और जिनका मुख्य वक्तव्य भी हम सबको प्राप्त होगा, उनके सुपरिचय हेतु आपका जन्म इंदौर में 1963 में हुआ। आपकी शिक्षा BSc MA डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। आपने डॉक्टरेट की उपाधि राष्ट्रवादी चेतना के विकास में माधवराव सप्रे की पत्रकारिता का योगदान विषय पर प्राप्त की। आप शैक्षणिक प्रशासन और प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं। स्वावलंबी संस्थाओं के मॉडल पर सफलतापूर्वक कार्य आपने वर्षों तक किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के संस्थापक कुल सचिव 10 वर्षों तक और कुल सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव भी आपका रहा है। 42वें वर्ष में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के संस्थापक कुलपति आप रहे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में लगातार 2 कार्यकाल 10 वर्षों तक आप कुलपति रहे। छत्तीसगढ़ में पाठ्यपुस्तकों को सहीकृत करने वाले उच्च स्तरीय स्थायी समिति के 7 वर्षों तक आप अध्यक्ष रहे। प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, नेहरू युवा केंद्र संगठन, मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघों में कार्य करने का अनुभव आपका रहा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के प्रबंध मंडल के 2 वर्ष तक सदस्य हैं। पत्रकारिता, जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कक्षा, कला, संस्कृति एवं समसामयिक विषयों पर लेखन आपका सुप्रसिद्ध है। विभिन्न ओरिएंटेशन रिफरेंसर पाठ्यक्रम में आपका व्याख्यान लगातार रहता है। संप्रेषण, संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास, कला प्रबोधन, संस्कृति प्रबंधन जैसे विषयों पर आपकी विशेष और प्रशिक्षण व्याख्यान रहते हैं। कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में कहानी, कविता, व्यंग्यों का निरंतर प्रकाशन, जिसमें हंस, साक्षात्कार, धर्मयुग, रविवार आदि आपके लेखनकार मीडिया, पर्यटन और संस्कृति जैसे विषयों पर लेख शामिल हैं।
हिंदी एवं मराठी रंगमंच के लिए कार्य आपने 25 नाटकों का निर्देशन, देश के सभी प्रमुख नगरों में 100 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां, कई हिंदी मराठी नाटकों में अभिनय एवं मंच पाठ, विभिन्न समारोह में एकल व्याख्यान, ऐसे हमारे माननीय अध्यक्ष साहब परिचय हम सबको प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आलोक शर्मा जी IITTM के निर्देशक हैं और भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल और ITDC नई दिल्ली को परामर्श सेवाएं प्रदान करने में व्यापक अनुभव के साथ एक प्रशिक्षित वास्तुकार भी हैं। उनके सक्षम और गतिशील नेतृत्व के तहत IITTM कई मील के पत्थर तक पहुंच गया है और सम्मेलनों के संचालन और वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के मामले में दुनिया भर में नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान देश भर में पर्यटक सुविधा कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह सामान्य दृष्टि से पर्यटन के प्रति प्रोफेसर शर्मा की प्रतिबद्धता और विशेष रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में IITTM के लिए संभव हो सकता है। इसके अलावा प्रोफेसर शर्मा एक उत्कृष्ट विद्वान, पर्यटन संगठनों के लिए कई शोध पत्र और विस्तृत परामर्श सेवाएं प्रकाशित की हैं। आप प्रोफेसर विशेषज्ञता से आर्किटेक्ट और जुनून से कलाकार हैं। आपके पास विभिन्न स्तरों पर शिक्षाविदों में सेवा करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पर्यटन नियोजन में PG किया, उन्होंने RGPV से डॉक्टरेट किया और MITS ग्वालियर में काम किया है। उन्होंने कई स्टेज शो का निर्देशन किया और उनकी रचनाएं TV और YouTube पर लोकप्रिय हैं। पर्यटन स्थलों की वास्तु योजना, विरासत स्थलों की पहुंच के पहलुओं और पर्यटन गंतव्य लेआउट योजना पर उनकी अच्छी पकड़ है। आप ग्वालियर के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से भी निरंतर जुड़े रहे हैं। आप सादगी और विनम्रता के धनी हैं। उत्कृष्ट टेलीग्राफ्ट एक नेत्र रूप में आपके PG प्राथमिकता देने के लिए अधिक समझ प्रदर्शित करता है और आप एक नेता के रूप में दूसरों से महानता देखने और उस महानता को उसमें से बाहर निकालने के लिए जो कर सकते हैं वह करने में बहुत सफल हैं। निर्देशक के रूप में अपने परामर्श के दौरान IITTM संस्थागत विकास और उत्कृष्टता के लिए आपके असाधारण योगदान के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी। कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए मैं माइक आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद नवनीत जी। पर्यटन चूंकि आधुनिक शब्द है, भारतीय संदर्भ में देशाटन या तीर्थाटन जैसे शब्द मिलते हैं जो समाज कल्याण से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम व माता शबरी इसका जीवंत उदाहरण है। इसी के साथ मैं भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय देने के लिए डॉक्टर श्री जयंत सोनवलकर जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे हमें भारतीय शिक्षण मंडल से परिचित करवाएं। नमस्कार, आवाज आ रही है सबको? बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे ऐसी संस्था का परिचय देने के लिए आमंत्रित किया गया है जो इस समय पूरे देश में और पूरे विदेश में सभी जगह न केवल जानी जा रही है बल्कि उसका जो योगदान है वो हर जगह सराहा जा रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना के बारे में तो सब बातें मैं बताता ही हूँ, 2 मिनट में आपको परिचय दूंगा, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष उस संस्था का परिचय देना एक निश्चित रूप से कठिन कार्य है। इसकी स्थापना 27 मार्च 1969 में हुई थी एक प्रारंभिक बैठक के माध्यम से और 19 अप्रैल 1969 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद विभिन्न सोपानों को पार करते हुए 1992 तक ये संगठन आगे बढ़ा और लेकिन इसमें बहुत तेज गति संगठन के कार्यों में विकास में 2016 के बाद आई, जिसमें RFRF नाम के एक संस्था का रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना की गई और उसके बाद 2017 में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ फिर वो 18, 19 और अभी पिछले ही वर्ष अभी 4 माह पूर्व भोपाल में राष्ट्रीय
आयोजन के साथ ये संगठन पूरे देश में और विदेश में जाना जाता है। इस संगठन के 5 सोपान है: अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन। साथ ही मंडल के कार्यक्रम इस तरह से हैं, इसके जो सप्त सूत्र हैं वो है: भारतीय इतिहास दृष्टि, कला साहित्य विज्ञान में भारतीय ज्ञान परंपरा, अल्पसंख्यक सहित सबको समान शिक्षा, स्वतंत्रता का सम्यक इतिहास, शिक्षा में भारतीय मूल्य, शिक्षा में स्वदेशी भाव का जागरण एवं संस्कृति का प्रसार। तो इन तरह से काम करते हुए इसमें गुरुकुल प्रकल्प है, फिर शालेय प्रकल्प है, फिर अनुसंधान प्रकल्प है, विश्वविद्यालय इकाई है, शैक्षणिक प्रकोष्ठ है, युवा आयाम प्रकोष्ठ है और प्रकाशन विभाग है, जिसके बहुत सारे प्रकाशन आपको उपलब्ध है। कुछ तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ऐसे संगठन को परिचय देने का कार्य मुझे सौंपा गया और इसका ध्येय वाक्य है: तत्कर्म यत्र बंधाय सा विद्याया विमुक्ते, आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नय पूर्णम। ये विष्णु पुराण का 19.7.6 श्लोक है। इसका अर्थ कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, और अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रिया एवं अन्य सभी अध्ययन मात्र कारीगरी हैं। तो इसको पूर्ण तरह से जीवन में भारतीय शिक्षा में उतारने के लिए जो भारतीय शिक्षण मंडल ने महती भूमिका निभाई है, वो हमारी नई शिक्षा नीति को बनाने में निभाई है। और पिछले लगभग 7-8 वर्षों से भारत की शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षण मंडल महती भूमिका निभा रहा है। तो इन्हीं के साथ मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूँ। स्वागत की कड़ी हालांकि अलग से है, और मैं मध्य क्षेत्र का उपाध्यक्ष जयंत सोनवलकर, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। आज आप सभी को साथ में पाकर बहुत धन्य हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सोनवलकर जी। अब हमारे मध्य दक्षिण भारत से पर्यटन विकास मंडल की नियमित कार्यकर्ता डॉक्टर लाजवंती नायडू जी इस कार्यक्रम की प्रस्तावना देने के लिए उपस्थित हैं। मैं उन्हें आत्मीय निवेदन के साथ प्रस्तावना देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। Welcome to that part of the Bharatiya Khand where a tourist is put on the same pedestal of a mother, father and a teacher. Namaskaram. Let the divinity in me go to the divinity in you. Honorable Dr. Sachidananda Joshi ji, Professor Jayant Sonwalkar ji, Professor Alok Sharma ji, Dr. Sandeep Kulshresht and all the dignitaries, tourism fraternity, academicians, practitioners and my dear students. On behalf of Paryatan Vikas Manch, we extend a warm welcome to this 50th E-Bitek. When Bharat speaks of becoming Atmanirbhar, it does not advocate a self-centered system. In Bharat's Atmanirbharata, there is a concern for the whole world's happiness, cooperation, and peace. The underlying factor of Vasudeva Kutumbakam and Loka Samasta Sukhino Bhavantu spirit of Bharatakanda speaks volumes to the world during this pandemic. Paryatan Vikas Manch is an initiative of Atmanirbhar Bharat Abhiyan under the aegis of Bharatiya Shikshan Mandal. This is a technology-driven tourism e-platform which created awareness about niche tourism products like responsible tourism, homestays, Kamadhenu Paryatan, Bharatiya Sanskriti, Indian temples, iconography, Swachh Bharat, Swalamban Bharat, and entrepreneurship. Bharatiya Sanskriti evam Paryatan is the central theme of our talks. The platform hosted speakers ranging from vice chancellors, subject experts from iconography, temple architecture, wildlife experts, homestay owners, media and bloggers from tourism, along with practitioners of Swachh Ganga Abhiyan. We are honored to have speakers from Assam to Ahmedabad, Tripura to Trivandrum, Orcha to Orissa, and from Kutch to Kanyakumari.
Pandemic has paralyzed the tourism and hospitality industry, but every downfall teaches individual a lesson. It is up to us how we take this further. During this phase of pandemic, many research scholars and students were confused as to how to go about it. The motivation and the initiation of late Sri Jitendra Vasji, Rashtriya Padadhikari of Bharatiya Shikshan Mandal, and Ankit Agarwal, a research scholar in rural tourism, has initiated this e-Bitech on 30th May 2020 as a knowledge sharing platform. As rightly articulated, sharing is caring, and we shared several new ideas and new initiatives on this platform. The mission, the motivation, and objective of this platform is to empower, to inculcate entrepreneurship among individuals. We wanted to bring a paradigm shift among the student community and the fraternity to look beyond Thomas Cook and Cox and King to Dekho Apna Desh and Swadesh Darshan. With this central theme, an essay writing competition was conducted in Hindi and English in association with MP Boj University. We are thankful to Professor Sonwalkarji for his support and guidance. The best students were given awards and certificates. To take this platform way forward, we would like to put forth two agenda points in this meeting. To adapt a village in each state of India and enhance rural tourism potential under Swadesh Darshan scheme and Dekho Apna Desh scheme. And second agenda is to work for specially abled, visually challenged and Divyangan individuals and to integrate them into the inclusive tourism. With these few words, I would like to extend my gratitude to the Almighty and one and all present here. Jai Hind, Jai Bharat and Dhanyavad. धन्यवाद दीदी। आगे की कड़ी को जोड़ते हुए संघ के गीत दिव्य देह की ओर तपस्वी की एकल प्रस्तुति के लिए मैं भोपाल से श्री शेखर कराड़कर जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आस निराशा, इसकी और कहाँ जिज्ञासा, बीहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है।
पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुरभि लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, भैया को धन्यवाद। अब आगे चलते हुए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और उसे पर्यटन के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे कुछ परंपरागत संस्कार इसमें संयोगी हो सकते हैं। जैसे माता गौ को कामधेनु की उपमा दी है, जो सभी कामनाओं को पूरा करती है। भगवान जमदग्नि और सहस्त्रभाव, राजा सहस्त्रभाव की जो लोकप्रिय कथा है, वो इसका एक जीवंत प्रमाण है। आज के इस केंद्रीय विषय को के प्रवर्तन हेतु मैं डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ जी को आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद जी जोशी, भारतीय पर्यटन व यात्रा प्रबंध संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा जी, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय सोनवलकर जी, जो शिक्षण मंडल के ही हमारे परिवार से हैं। क्षमा करें, मैं माननीय पचौरी जी का नाम नहीं ले पाया, जो हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। मदन खत्री जी और समस्त परिवार के साथियों को एक बार पुनः नमन। आत्मनिर्भर भारत, जब इस संकल्पना को हम थोड़ा सा पन्ने पलटते हैं, तब देखते हैं कि भारत, और वो भी आत्मनिर्भर, जब हम आर्थिक इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जब विकिपीडिया को भी इवन जब चेक करते हैं, तो उसमें पाते हैं कि सन 1700 तक भारत की जीडीपी बहुत महत्वपूर्ण थी पूरे विश्व के लिए। एक समय तो ऐसा था कि 3/4 जीडीपी भारत की थी पूरे विश्व में। मुगलों के आने तक और उसके बाद ब्रिटिशर के समय तक, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ब्रिटिश के आगमन के पश्चात यह जीडीपी बहुत कम हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी की अवधारणा को जनमानस के सामने वो लेकर आए थे। और ये एक अजीब विडंबना है कि 2019 में जब कोरोना नहीं आया था, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात को उल्लेखित किया, देश के लोगों से कहा कि कम से कम 7 जगहों को देख के आए। और उन्होंने यह भी कहा कि आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसको अपलोड भी किया जाए, जिससे लोगों को जानकारी मिले। साथियों, कोरोना काल में गत वर्ष मई 2020 में इस देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हम आत्मनिर्भर भारत एवं पर्यटन, या पर्यटन के द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं। क्या हम आत्मनिर्भर पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, जब हम इस देश की सनातन परंपराओं की बात करते हैं साथियों, जब हम भारत केंद्रित पर्यटन की बात करते हैं, तो इसका कदापि मतलब यह नहीं है कि हम विदेशी पर्यटकों को देश में लाने के विरोध में हैं। लोकल फॉर वोकल, और जब हम देश के लिए बात करते हैं
और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, विदेशी जो भारत में आते हैं तो वो भारत की संस्कृति को देखना चाहते हैं, वो बनारस की गलियों में जाना चाहते हैं, वो चित्रकूट के मंदिरों में जाना चाहते हैं, वो ऋषिकेश में योगा करना चाहते हैं। देश में हमने हमेशा, हमारे पूर्वजों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की है। जैसा दीदी ने बताया, बिल्कुल ठीक, इस देश के महर्षियों ने 51 शक्तिपीठों की स्थापना, 12 ज्योतिर्लिंगों को का होना, 4 धाम का होना, सप्तपुरी का होना, सुदूर भौगोलिक क्षेत्रों में इनका होना, यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। देश में ग्रामीण पर्यटन, जिसमें गौ पर्यटन, कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म व साहसिक पर्यटन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम आगे लेके आ सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत केंद्र शासन पर्यटन मंत्रालय का एक अभिनव योजना है, प्रयोग है। साथियों, पर्यटन समृद्धता एवं सौहार्द, आपसी सौहार्द की पूंजी है। भारत में जैसा बताया गया, देशाटन तीर्थाटन का समृद्ध इतिहास रहा है। देश में घरेलू पर्यटन का एक बहुत बड़ा बाजार है, और आप चाहे ना माने, यदि आप मॉडर्न टूरिज्म की भी बात करें तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 2 तरह के प्रमुख पर्यटन सामने आते हैं। एक आता है रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, और दूसरा आता है हमारे यहाँ VFR, विजिटिंग फ्रेंड एंड रिलेटिव। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ घरेलू पर्यटन का जो कारोबार है वो 1.8 अरब रुपए का है। ये 2018 के आंकड़े मैं बता रहा हूँ। 1.80 अरब, इतना बड़ा कारोबार जो हमारे राष्ट्रीय पर्यटन का है। कदाचित इसका प्रयोग हम और आगे भी कर पाए, हम इस देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर पाए। देश का एकमात्र संस्थान भारतीय पर्यटन व यात्रा प्रबंधन संस्थान ने बीड़ा उठाया है। आलोक शर्मा जी बताएंगे उसके बारे में। हम लोगों ने यहाँ पे पर्यटक मित्र की संकल्पना को साकार किया है कि क्यों प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में टूरिस्ट गाइड की कमी को पूरा करते हुए टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम के माध्यम से कई हजारों लोगों को, नवयुवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथियों, आज जरूरत है कि हम जो नवीन परिदृश्य पर्यटन में आ रहे हैं उनको हम आगे लेके आए, जहां प्रशिक्षण की जरूरत हो, नवीन तकनीकी, नवाचार, आर्थिक सहायता, मानव संसाधन प्रशिक्षण। ऑफ कोर्स हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश में जब भी प्रधानमंत्री जहां जहां वो गए हैं या विदेशों में भी गए हैं तो उन्होंने 5T की बात की है, और उसमें एक T भारतीय पर्यटन भी कहलाता है। IGNCA भी बहुत तेजी से काम कर रहा है कल्चरल मैपिंग के लिए, और संभवतः IITTM भी टूरिज्म मैपिंग की ओर आगे कदम उठाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद संदीप जी। विषय प्रवर्तन के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसका विस्तृत वर्णन दिया। अब समय को नष्ट न करते हुए हमारे आज के जो आत्महनीय अतिथि हैं, जिनको हमने वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है, माननीय डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी को मैं विषय को विस्तृत रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार और आप सभी को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर आलोक शर्मा जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर जयंत सोनवलकर जी, पर्यटन के प्राध्यापक प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ जी, भारतीय शिक्षण मंडल के माननीय महामंत्री डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, बहन लाजवंती जी, बहन आरती जी,
और इस पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं आज पर्यटन विकास मंच की इस 50वीं ई बैठक में आप सबके बीच में उपस्थित होकर इस विषय में आप सबके विचार जानने के लिए और आप सबसे कुछ अपनी बातें साझा करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आज इस अवसर पर मुझे सच में बहुत प्रसन्नता होती है कि पर्यटन जैसे विषय को लेकर लगातार बैठकें करना, लगातार विमर्श करना और लगातार देश के श्रेष्ठतम व्यक्तियों को इस पर आमंत्रित करना पर्यटन विकास मंच के इस प्रयोजन में और उनसे अपनी बातों को साझा करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। मैं आज मेरे अनुज जितेंद्र वझे को भी याद करता हूं, जिन्होंने इस प्रकल्प को अत्यंत निष्ठा से और श्रद्धा से प्रारंभ किया। हम सभी जानते हैं जितेंद्र जो भी काम अपने हाथ में लेते थे वो पूरी निष्ठा से और लगन से उसे पूरा करते थे और उसे एक अच्छे मकाम तक पहुंचाते थे। तो ये प्रकल्प भी आज 50वीं बैठक तक पहुंचा है, 100वीं बैठक तक भी पहुंचेगा और आगे भी इसके मकाम तय होंगे, इसका मुझे बहुत पूरा विश्वास है। पंचतंत्र में एक बहुत सुंदर वाक्य है, पर्यटन पृथ्वी सर्वाम गुणान्वेषण तत्परः, यानी जो गुणों की खोज में अग्रसर हैं वे संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। ये पंचतंत्र का एक बहुत सुंदर सा वाक्य है और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो शास्त्रीय परंपरा है, उसमें पर्यटन का कितना अधिक महत्व रहा है। हमने उसे पर्यटन शब्द भी कहा, देशाटन भी कहा, तीर्थाटन भी कहा। आटन मतलब किसी प्रयोजन से बाहर निकलना, फिर चाहे वो भिक्षाटन ही क्यों ना हो, भिक्षा के लिए कोई बाहर निकलता था, शिक्षाटन यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई बाहर निकलता था। टन का अर्थ कि आप आटन यानी आप अपने किसी विशिष्ट प्रयोजन से बाहर निकले हैं। और हमने जब इसको तीर्थाटन के साथ जोड़ा था तो तीर्थाटन का आशय कहीं ना कहीं उसमें अंतर्निहित ये भी था कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर सिर्फ वहां के किसी धार्मिक स्थल को ही नहीं देखता, किसी आस्था के स्थान को ही नहीं देखता, बल्कि वो वहां के सामाजिक परिवेश से एकात्म होता है, वहां के लोगों से एकात्म होता है, वहां की रीति रिवाज के साथ एकात्म होता है, उनके बारे में जानता है, अपने बारे में उन्हें बताता है और इस तरह का एक परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। हमने देखा भारतीय शास्त्रों में परंपरा से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर आपस में अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान, अपनी परंपराओं का, अपने रीति रिवाजों का आदान प्रदान करते रहे हैं। बहुत पुराने संदर्भ हैं, प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ हैं, प्रोफेसर आलोक शर्मा हैं, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सिद्धहस्त विद्वान हैं। इनके सामने मैं अपने ज्ञान का प्रतिपादन करूं ये तो कहीं बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी मुझे कहीं जान आता है कि सूर्यवंशी राजा कुकदमी, भगवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि सूर्यवंशी राजा कुकदमी पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक की यात्रा को गए अपनी बेटी रेवती का रिश्ता तय करने के लिए। और उस समय की जो काल गणना है उसके हिसाब से 4,32,000 साल, उस समय 1 घंटे के हिसाब से वो ब्रह्मलोक में उस काल गणना को कहते थे और उन्होंने फिर अंततः द्वापर युग में जाकर अपनी पुत्री का विवाह किया। इस तरह का एक संदर्भ बहुत पुराना भगवत पुराण में मिलता है। इसी तरह राजा मुजकुंद सूर्यवंशी राजा थे, उन्हें इंद्र के पास गए थे इंद्र की सहायता करने के लिए, इसका भी संदर्भ मिलता है। अद्वैत वेदांत में भी पर्यटन के संबंध में बहुत सारे प्राचीन संदर्भ मिलते हैं। इसी तरह त्रिपुरा रहस्य में और भविष्य पुराण जैसे हमारे सारे ग्रंथों में भी ये बहुत महान संदर्भ मिलते हैं। और पर्यटन की जो पूरी की पूरी परंपरा है, भारत में कैसे विदेशी पर्यटक आए हुए, चाहे वो वेनसांग हो, चाहे फाहियान हो, और उन्होंने आकर अलबरूनी हो, उन्होंने आकर भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा, उसके बारे में जो कुछ भी कहा, वो सारी की सारी बातें हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं शास्त्रों में हैं। ऐसे ही भारत के बहुत सारे लोग अन्य अन्य देशों में यात्रा करने गए और उन देशों में जाकर भारत की बात कही, भारत के बारे में बताया, इसके भी संदर्भ बहुत अधिक मिलते हैं। तो ये एक बहुत रोचक तथ्य और भी है जो श्रद्धेय वाकणकर जी के संदर्भ में हमको मालूम पड़ता है।
और श्रद्धेय वाकणकर जी की डायरी में उसका उल्लेख है, क्योंकि उन्होंने उसका संदर्भ कहीं ब्रिटिश म्यूजियम में भी दिया है। और उस संदर्भ में वाकणकर जी की डायरी में ये लिखा गया है कि वास्को डिगामा दरअसल भारत की खोज में जब निकला तो वास्को डिगामा को रास्ता दिखाने का काम भारत के एक नाविक ने किया, और वो अक्सर वहां पर अपने व्यापार की दृष्टि से वहां जाता था। और जब वास्को डिगामा ने ये इच्छा प्रकट की कि उसे भारत आना है, तो उसने कहा कि मेरे जहाज के पीछे पीछे आप आ जाइए, आपको मैं भारत का मार्ग दिखाता हूं। ये आश्चर्य की बात है कि हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की, लेकिन भारत के उस व्यापारी के बारे में हम नहीं जानते जो लगातार वहां जाता रहा और व्यापार की दृष्टि से वहां पर अपना मार्ग प्रशस्त करता रहा। तो इस तरह की बहुत सारी संदर्भ, बहुत सारी बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इसके अधिकारी विद्वान यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक बातें उस संदर्भ में नहीं कहता, लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों की जानकारी के लिए सारी बातों का संदर्भ बहुत आवश्यक है। अगर हम इस बात को भी देखें कि शंकराचार्य जी ने जब मठों की स्थापना की थी, तो उन मठों के अंदर भी जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि उसको देखकर लगता है कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने व्यक्तियों को आने जाने की व्यवस्था की थी। अगर आप बद्रीनाथ धाम में, जो पहला बद्रीनाथ धाम है, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर जो पूजा करने का जो अधिकार है, वहां के प्रमुख पुजारी जो हैं वो केरल के नंबूदरीपाद हैं। नंबूदरीपाद ब्राह्मण जो हैं वो बद्रीनाथ धाम में पूजा करते हैं। आज भी अगर आप चाहें, जब हमारे पास यातायात के सभी संसाधन मौजूद है और तीव्रतम यातायात के संसाधन मौजूद हैं, तो भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा हमारे लिए थोड़ी कठिन है। आप कल्पना कीजिए, आज से 1500-2000 वर्ष पूर्व जब शंकराचार्य जी इन धामों की रचना करते हैं, तो वो कैसी कल्पना करते हैं कि केरल का नंबूदरीपाद ब्राह्मण जो है वो बद्रीनाथ धाम में पूजा करेंगे, और वहां के उत्तर के जो ब्राह्मण हैं वो जाकर नीचे दक्षिण में पूजा करेंगे। इसी तरह पूर्व और पश्चिम का भी उन्होंने सामंजस्य बिठाया। ये जो एक अद्भुत परिकल्पना थी, जिससे पूरे देश का वातावरण एक साथ, तो ये बात ये भी सिद्ध करती है, जो लोग कहते हैं कि भारत कोई देश था ही नहीं, जो अंग्रेजों ने 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत का एकीकरण किया, इस तरह की बात जो लोग कहते हैं, उनको ये बात निश्चित तौर पर बतानी चाहिए कि शंकराचार्य ने जिस भारत की कल्पना में ये चारों धामों की स्थापना की थी, वहां पर भी इस तरह की एकात्मता के दर्शन उन्होंने कराए थे। या दूसरा एक और संदर्भ मिलता है हमारे प्रकांड पंडित, शास्त्रों के विद्वान आचार्य अभिनव गुप्त, जो कश्मीर में शैव दर्शन के और तंत्रिक दर्शन के एक बहुत अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। वो शैव दर्शन की व्याख्या और शैव दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए कश्मीर से चलते हैं और दक्षिण में पहुंचते हैं, और उसी समय, लगभग उसी समय दक्षिण से आचार्य रामानुजाचार्य चलते हैं और वो वैष्णव मत का प्रतिपादन करते हुए दक्षिण से चलते हैं और उत्तर में इधर वृंदावन तक आते हैं। ये भी जो परिकल्पना है हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने किस तरह से भारत को जोड़ने के लिए, किस तरह से भारत को एकात्म करने के लिए, किस तरह से हमारे अंदर देश को देखने की, देश को समझने की भावना को विकसित करने के लिए इस तरह के प्रयास किए, और ये सभी प्रयास अपनी तरह के बहुत अद्भुत प्रयास हैं। और अगर आप मध्यकाल में आए तो आप देखते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने जब सिख मत का प्रतिपादन किया और सिख धर्म की स्थापना की, तो उसके पहले उन्होंने पूरे भारत का और भारत के बाहर कई देशों का अध्ययन किया। दरअसल श्री गुरु नानक देव जी अपने समय में यात्रा करने वाले, इतनी अद्भुत यात्रा करने वाले संभवतः ऐसे प्रथम पुरुष थे जिन्होंने 30,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। उसको श्री गुरु नानक देव जी की उदासियां कहा गया, और दरअसल वो 4 उदासियां हैं जिसमें उन्होंने 4 मार्गों में पूरे भारत और भारत के नजदीकी देशों का न सिर्फ भ्रमण किया, बल्कि वहां पर जा जाकर वहां के संत, ऋषि, मनीषी, अलग अलग धर्मों के धर्माचार्यों से बात की, समाज में जागृति फैलाने का काम किया। तो ये एक अद्भुत बात है। और अधिक आधुनिक काल में हम आ जाएं तो स्वामी विवेकानंद हमें एक प्रेरणा देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को देखने के लिए पहले भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत को देखा, भारत को जाना। अगर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम प्रेरणा लें तो हमें समझ में आता है कि कई समय ऐसा भी हुआ कि उन्हें भोजन तक उपलब्ध नहीं हुआ, और उन्होंने उनके साथ जो रोटियां थी वो रोटियां सूख गईं, तो उन रोटियों को, सूखी हुई रोटियों को मीड़ के फिर से उसे पानी में घोलकर एक तरह से सत्तू बनाकर पिया। लेकिन देशाटन किया, देश का भ्रमण किया, देश को जाना, और जब देश को जाना तब जाकर उनको विदेश में जाने की भी प्रेरणा हुई और वो शिकागो गए।
और शिकागो में जाकर धर्म सभा को जाकर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, अपना मंतव्य दिया। या हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं और महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं तो महात्मा गांधी को भी जब वे भारत आ गए, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जब भारत आए, तब भी उनका बहुत नाम था और वो लोग भारत में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गांधी यहाँ आए और कब हम गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन गांधी जी ने तुरंत स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ नहीं किया। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनसे कहा कि पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, और वो गांधी जी के जीवन के संदर्भों में हमको मिलता है कि गांधी जी ने पूरे भारत की रेल से पहले यात्रा की, भारत को समझा जाना, और उसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। अगर हम पंडित राहुल सांकृत्यायन का भी संदर्भ लेते हैं तो पंडित राहुल सांकृत्यायन से ज्यादा भ्रमण करने वाला विद्वान हमें शायद कहीं प्राप्त न हो। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने जीवन में जैसी यात्राएं की हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, अपने आप में प्रेरणादायी हैं, और अपने आप में हम सबको इस तरह की प्रेरणा देती है कि हम पर्यटन भी करते हैं, दूसरे देशों के बारे में भी जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी समझते हैं, और उसके साथ साथ हम वहां पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने विचार का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो ये हमारे देश का दर्शन रहा, ये हमारे देश की एक तरह से विशेषता रही, और इसीलिए हमने देखा कि हमारे देश में पर्यटन को लेकर आज हम जिसे आधुनिक भाषा में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप देखिए कि पुराना कोई भी संदर्भ निकालिए, हम सब लोग बचपन से आज तक कथाएं पढ़ते चले आ रहे हैं, और उन कथाओं में मिलता है कि कोई यात्री यहां से वहां जाता है और उसको रास्ते में एक सराय मिलती है, रास्ते में एक धर्मशाला मिलती है जहां पर वो रुकता है और खाना खाता है। और ये सारी सुविधाएं अगर कोई विकसित कर रहा है तो क्या आप इसे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहेंगे? आप देखेंगे नहीं कि किस तरह से उस यात्री को मार्ग दिखाने के लिए लोग, आज हम लोग गूगल मैप में और गूगल की सहायता से मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत में परंपरा रही है कि लोगों ने एक दूसरे को बहुत आसानी से मार्ग दिखाया है और एक दूसरे को मार्ग समझाया है, एक दूसरे को रास्ता भी दिखाया है। यहां तक भी हुआ है कि लोगों ने कहा है कि चलिए मैं भी वहां तक जा रहा हूं, मैं आपको साथ में ले जाता हूं, आप कहां इधर उधर जाएंगे। और जिन मित्रों को ये अनुभव होगा उन्हें मालूम होगा कि ये जो हमारा देशी गूगल है, ये देशी गूगल उस विदेशी गूगल से कहीं ज्यादा अधिक मजबूत और आत्मीय संबंध वाला गूगल है। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी और अपने जीवन की घटना बताता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा सुन के। एक बार मैं ऐसे ही किसी विद्यालय में मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया था। वो विद्यालय थोड़ा अंदर था, इंटीरियर में जाके था, और शाम का समय हो रहा था, सांझ ढल गई थी। तो जिन बंधु ने मुझे बहुत सारे मार्ग बताए थे, वो मार्ग कहीं ना कहीं एक हाथ साइन गुम गया, भूल गए, तो हम मार्ग से भटक गए। थोड़ी देर बाद गूगल ने भी हमारी मदद करना बंद कर दिया। तो हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सांझ हो रही थी, दिया बाती का समय था। हमने दरवाजा खटखटाकर एक बुजुर्ग सज्जन से कहा कि मुझे फलाना जगह जाना है, हम कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा, अरे आप तो उल्टे इधर बहुत आ गए हैं, आप थोड़ा उधर जाइए, थोड़ा रुकिए, मेरा बेटा अभी मोटरसाइकिल से जाएगा, वो आपको उस नुक्कड़ तक छोड़ देगा ताकि आप फिर से ना भटकें। वो वहां पर रुके नहीं, उन्होंने और कहा, बहुत देर से भटक रहे हो, संध्या बाती हो गई, थोड़ी चाय वाय पी के जाओ। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि एक अनजान आदमी मुझे वहां रोक कर कहता है कि चाय वाय पी के जाओ, मेरा चेहरा है, मेरी परेशानी को समझ के कहता है। ये जो गूगल है भारत का, ये जो भारत की संस्कृति का ताना बाना है, ये सिर्फ पर्यटन यानी टूरिज्म का ताना बाना नहीं है, ये कहीं ना कहीं आत्माओं का संबंध है, कहीं ना कहीं भावनाओं का संबंध है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है उसका संबंध है। तो उस दृष्टि से जब भारत की बात करते हैं, भारत की कल्पनाओं की बात करते हैं, अभी बहुत सुंदर बात रूरल टूरिज्म की कही जा रही थी, और मैं आश्चर्य कर रहा था कि अपने गांव को समझना, अपने गांव को देखना और अपने गांव को जीना, ये जो एक आत्मिक अनुभूति है, उसे मैं रूरल टूरिज्म की परिभाषा में कैसे व्यक्त कर सकता हूं? वो तो मेरे आत्मा का संबंध है, मेरे मन का संबंध है, और इसलिए उसके साथ जो मेरी अनुभूति है वो बिल्कुल अलग तरह की अनुभूति होती है। इसलिए पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान के आदरणीय निदेशक बैठे हैं, संदीप कुलश्रेष्ठ जी बैठे हैं जो वहां प्राध्यापक हैं, तब मुझे आश्चर्य होता है कि भारत में हमने पर्यटन शिक्षा की औपचारिक शुरुआत बहुत देर से की, और चूंकि हमने पर्यटन शिक्षा की औपचारिक शुरुआत बहुत देर से की, इसलिए हमको
इंग्लैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट का कंसेप्ट लेकर आना पड़ा, और ये हमारी कहीं ना कहीं गलती हो गई। हमको ये समझ में आया कि इंग्लैंड का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, चूंकि वो इंग्लैंड का टूरिज्म डिपार्टमेंट शायद हमसे 5-7 साल पहले खुला होगा, इसलिए उनको बहुत अधिक आता है, और हमने वही सारी चीजें अपना ली जो इंग्लैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें बताई या समझाई थी। हम भूल गए कि हमारे अंदर जो बहुत सारी बातें, हमारे देश के अंतर्गत जो बहुत सारी बातें टूरिज्म से संबंधित थी, वो बहुत अद्भुत थी। इतना अद्भुत भारत देश है, मैं आश्चर्य करता हूं कि हमारे देश के बहुत सारे युवा, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने देश को भी अच्छी तरह नहीं देख पाए हैं, वो विदेशों की बात करते हैं, विदेशों की ताली बजाते हैं और बताते हैं कि इंग्लैंड या अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी हमारे देश से कितना सुंदर है। एक बहुत मजेदार सा संदर्भ याद आता है। मैं मणिपुर की यात्रा पर था और इम्फाल से मैं लोकतक की लेक देखने गया था और वहां से लौट रहा था। तो जब मैं वहां से लौट रहा था तो सांझ का समय था, और मेरे जिस रास्ते पे हम लोग आ रहे थे, हमारे दोनों तरफ बहुत सुंदर लहलहाते खेत थे, और वहां कहीं दूर से सूर्य की रोशनी में वो सारे खेत ऐसे चमक रहे थे मानो वहां पर सोना उग रहा हो। उसी समय मेरे एक मित्र स्कॉटलैंड में कंट्री साइड घूम रहे थे, बिल्कुल उसी समय। तो चूंकि व्हाट्सएप था तो उन्होंने स्कॉटलैंड के कंट्री साइड से खेत का फोटो मुझे भेजा और कहा कि लुक, आई एम एट स्कॉटलैंड विजिटिंग कंट्री साइड। और मैंने सिर्फ शरारतन जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते का फोटो खींचकर मैंने उन्हें व्हाट्सएप कर दिया। उस मित्र ने मुझे कहा कि तुम स्कॉटलैंड कब आए? मैंने कहा मित्र, मैं स्कॉटलैंड नहीं आया हूं, मैं भारत में मणिपुर में हूं, और जितना सुंदर दृश्य तुम वहां से मुझे भेज रहे हो, लगभग उतना ही सुंदर दृश्य मैं तुम्हें यहां से भेज सकता हूं। ये क्षमता मेरे भारत की है। इस क्षमता को पहचानना, इस क्षमता को समझना, और इस क्षमता को उस भाव से समझना जिस भाव को अतिथि देवो भव कहते हैं, तब बात समझ में आती है। क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म सिर्फ बिजनेस नहीं है, हमारे यहाँ टूरिज्म सिर्फ अर्थार्जन का एक तरीका नहीं है, हमारे यहाँ टूरिज्म कहीं ना कहीं भावनाओं को जोड़ने का, एक दूसरे को मिलाने का भी तरीका है। इसलिए जब कई बार हमारे देश के लोग विदेशी पर्यटकों के साथ, विदेशी यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, या उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, या उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है सिर्फ ये बात सोचकर कि ये ऐसा करके वे अपनी व्यक्तिगत हानि नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके वे भारत की उस उदात्त परंपरा की हानि कर रहे हैं, भारत की उस संस्कार की हानि कर रहे हैं, भारत की उस संस्कृति की हानि कर रहे हैं जिसके लिए भारत जाना जाता है, जहां पर अतिथि देवो भव है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मेरे पास अगर एक रोटी है और अतिथि आ गया तो पहले मैं उसका पेट भरूंगा, भले ही मैं रात भर भूखा सो जाऊं। इस भाव के जो भारत की अतिथियों के सत्कार की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं पर्यटन के साथ जुड़ी है। और इसलिए मुझे लगता है कि पर्यटन की इस पूरी अवधारणा को समझना है तो हमें भारत की उस गहन मानसिकता को समझना होगा। और इसलिए महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, चरंतु वस्तुतः कृत्स्नाम ववादुका बहुश्रुता, यानी बुद्धिमान और वाक्कुशल व्यक्ति सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जिन ग्रंथों में हमारे देश के इन सारी बातों को लिखा गया हो, ऐसे वे भारत के महान ग्रंथ और भारत की महान परंपरा जहां पर हमें लगातार इस बात का दर्शन करती है, उस भारत में पर्यटन को लेकर, उस भारत में तीर्थाटन को लेकर, उस भारत में देशाटन को लेकर इन दिनों में जो एक भय का वातावरण है, इन दिनों में जो एक शंका का वातावरण है, मुझे लगता है वे सारी शंकाएं भी निर्मूल हैं, वे सारी शंकाएं भी कहीं ना कहीं ठोस नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि हम लोग मूलतः प्रवृत्ति से यात्रिक हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, हम लोग एक दूसरे के पास जाना पसंद करते हैं। लॉकडाउन के समय मैंने एक कविता लिखी, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसका शीर्षक था पाबंदी, और वो कविता ऐसी थी कि माना की पाबंदी है बाहर कहीं आने जाने में, माना की पाबंदी है सामान लाने ले जाने में, नहीं मिल रही अच्छी खबर रोज के अखबारों से, टेलीविजन ने भी अब दूरी बना ली है सार्थक समाचारों से, गड़बड़ाकर इंटरनेट भी उलझ गया है तारों के जंजालों में, सोशल मीडिया भी धंसता जा रहा है व्यर्थ के बवालों में। लेकिन क्यों इस पाबंदी से तुमने अपना नाता जोड़ लिया, लेकिन क्यों इस पाबंदी से तुमने अपना नाता जोड़ लिया? पहले तो हालचाल पूछने आ जाते थे तुम, अब तुमने हालचाल भी पूछना छोड़ दिया।
यानी हम लोग अपने आप को इतना बंद, इतना इतना अपने अंदर कैद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिस तरह से हम अपने आप को कैद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और इसीलिए पर्यटन को लेकर, या कई लोग जो कि पर्यटन से आश्रित हैं, अभी संदीप जी ने बहुत सुंदर उल्लेख किया गाइड का, कि अच्छे गाइड हमारे पूरे पर्यटन के पूरे जो एक तरह से धुरी है वो अच्छे गाइड्स हैं, उनके निर्माण की बात है। या जो हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वो चाहे होटल हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो और सपोर्ट सिस्टम हो, या यहाँ तक कि हम कई बार जब पर्यटन की बात कहते हैं तो सिर्फ इन्हीं बातों की बात करते हैं कि गाइड की बात होगी या होटल की बात होगी या टैक्सी ड्राइवर की बात होगी। हम उन बातों को भी भूल जाते हैं कि आप जब पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वो बहुत सारे कलाकार और कारीगर जो अपनी सुंदर कलाकृतियों का डिस्प्ले वहां पर पर्यटन स्थल पर करते होते हैं, उनको हम पर्यटन उद्योग का हिस्सा ही नहीं मानते। हम मानते ही नहीं कि उनकी भी आजीविका उन्हीं टूरिस्ट पर निर्भर है। अगर लोग नहीं आएंगे तो वो कैसे काम करेंगे? तो ये सब बातें एक तरह से अपने आप में अंतर्निहित हैं। इसके लिए सामाजिक जागृति, सामाजिक वातावरण होना चाहिए। अभी कुछ 3-4 दिन पहले हम लोग इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक की बात कर रहे थे और उसमें संदर्भ सौभाग्य से मुझे किसी जगह भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो मैंने यही कहा कि हमारे समाज की, हमारे देश की ये दुर्दशा है और शायद ये दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन हो गया तो हम सब लोग चिंतित हैं कि शॉपिंग मॉल कब खुलेंगे, सिनेमा थिएटर कब खुलेंगे, बाजार कब खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, होटल कब खुलेंगे। हम सब इसमें चिंतित हैं। कुछ लोग इसलिए भी चिंतित हैं कि बार कब खुलेंगे। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस बात के लिए चिंतित थे कि हमारे म्यूजियम्स कब खुलेंगे, हमारे आर्काइव्स कब खुलेंगे, हमारी लाइब्रेरीज कब खुलेंगी, हमारे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स कब खुलेंगे? हम उनके प्रति क्यों नहीं चिंता करते? हमारे अंदर क्यों ये पीड़ा नहीं होती कि हमारे जो इतने सुंदर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी खुलना चाहिए, उसमें भी मेरे जाने के लिए, उसमें भी जाने के लिए मेरा मन बेकरार हो, मैं उसमें भी जाने के लिए मेरे अंदर छटपटाहट हो, मेरे अंदर छटपटाहट हो कि मैंने बहुत दिन से कोई म्यूजियम नहीं देखा, बजाय इस बात के कि मैं कहूं कि मैंने बहुत दिन से किसी अच्छे होटल में खाना नहीं खाया। क्या मुझे इस बात की भी छटपटाहट हो सकती है कि मैंने किसी अच्छे आर्काइव में जाकर कोई अच्छा संदर्भ नहीं ढूंढा, अच्छे पुस्तकालय में बैठकर कोई पुस्तक नहीं पढ़ी? मुझे लगता है भारत एक ऐसी परंपराओं का देश है जिसमें हमें इन तमाम स्वस्थ परंपराओं को कहीं ना कहीं अपने अंदर समेटना चाहिए, अपने अंदर जोड़ना चाहिए। अगर हम ये सारी बातें कर सके, अगर हम इन सारी बातों को अपने अंदर आत्मसात कर सके, तो मुझे लगता है कि पर्यटन को लेकर, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर हमारे अंदर कहीं कोई चिंता का भाव नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम हमारे देश की पर्यटन की भावना के उस अंश को, उस बीज को, उस मूल तत्व को पकड़ने की कोशिश करें। वो मूल तत्व हमारे अंदर ही है, वो बाहर से नहीं आने वाला है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, इंग्लैंड से पर्यटन का मॉडल लेके भारत में अगर पर्यटन की बात करेंगे तो वो नहीं होगा। बनारस की गलियों में जाकर अगर आप सोचेंगे कि मैं 5 स्टार होटल की संस्कृतियों को लाने की कोशिश करूं तो वो नहीं होने वाला है। ये भारत की अपनी सांस्कृतिक परिधि है और आप यकीन मानिए इसमें किसी किस्म का आपके अंदर कोई न्यूनता बोध, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं और उसको हम अच्छी तरह दिखाएं, शायद ये गौरव का भाव, ये गर्व का भाव आए, बजाय इसके कि हम दूसरे की नकल करें। और हम दूसरे की जब नकल करेंगे तो हो सकता है न हम अपने रहेंगे न हम उनके हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से हम लोग अपनी बात को करें। और हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं जो मैंने बचपन में पढ़ी, हम सब ने पढ़ी होंगी। पथ की पहचान कविता है, इतनी सुंदर कविता है। मुझे हमेशा लगता है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू यत्न भी कर ले तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते ही है कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मुझे लगता है कि हमारे अंदर अगर ये सब भाव हो तो यात्रा हमारे लिए जीवन का एक सुखकारी पथ होगा।
यात्रा हमारे लिए जीवन का एक मार्ग प्रशस्त करने वाला, अपने जीवन में उत्साह भरने वाला, अपने जीवन में आनंद भरने वाला एक क्षण होगा। मुझे पता नहीं कि मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा थी, पर मेरी स्थूल बुद्धि में जो कुछ भी बातें आई वो मैंने आपके सामने, विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पर्यटन विकास मंच इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करे, आगे और नए शिखरों को छुए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय। आपने पर्यटन को न केवल तीर्थाटन देशाटन बताया बल्कि शिक्षाटन भी है, ऐसा बताया। पर्यटन एकात्म जीवन को जीने का एक जीवंत उदाहरण है और साथ ही आत्माओं का संबंध है। बिजनेस ना होते हुए भावनाओं को जोड़ने का कारण है। साथ ही आपने बहुत ही अच्छी एक बात बोली, हम जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करें अपने आप को, किसी की नकल न करें। इसी के साथ हमें अपनी संस्कृति, अपनी जो पुरातन परंपराएं हैं उन पर गर्व करना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए प्रोफेसर आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने अध्यक्ष उद्बोधन द्वारा हमें अभिभूत करें। इस वर्चुअल मंच पर उपस्थित हमारी IITTM की गवर्निंग बॉडी के एक्सपर्ट व वरिष्ठतम सदस्य माननीय आदरणीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं इंदिरा गांधी कला केंद्र में, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके निर्देशन व आशीर्वाद के साथ ही IITTM आगे बढ़ रहा है और हम जहां पर भी पहुंच रहे हैं आपके आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं। स्वागत कर रहा हूं मैं आपके आज्ञा से माननीय श्री उमाशंकर पचौरी जी यहाँ इस मंच पर हैं। डॉक्टर जयंत सोनवलकर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। माननीय डॉक्टर राजवंती नायडू जी हैं यहाँ, श्री संदीप कुलश्रेष्ठ जी मेरे साथी हैं यहाँ, शर्मा जी हैं और भी बहुत गणमान्य अतिथि इस मंच पर उपस्थित हैं। माननीय श्री जोशी जी के समक्ष व उनके अद्भुत उद्बोधन के उपरांत अब मैं कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपका एक विशेष स्नेह व आशीर्वाद अगर मिलता है तो थोड़ी बहुत हिम्मत कर सकता हूं। कुछ जो सोच रहा था वो तो आपके उद्बोधन के उपरांत अब दिमाग में रहा ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पर्यटन विकास मंच, पर्यटन मित्र अवधारणा, IITFC, जैसा कि संदीप जी ने मेरे को याद दिलाने की कोशिश की, इन सब कुछ विषयों पर कुछ बोला जा सकता था। सिटी इमेज, टूरिस्ट के परसेप्शन शहर को लेके, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको याद दिलाते हैं कि हमें चाहिए पर्यटन विकास मंच जैसे कई मंच, क्योंकि सिटी इमेज और टूरिस्ट परसेप्शन अपने आप में बहुत एक नाजुक विषय होता है जो किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके लिए हमें टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स की जगह जगह जाकर हर एक को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हर एक को व्यवहार लेना पड़ेगा। जैसा कि बहुत सारी बातें माननीय ने भी बताई हमें, हम जब तक पश्चिमी संस्कृति की के पीछे भागेंगे हम आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाएंगे और अपने टूरिज्म के जो पोटेंशियल हमारे भारत में है, हमारे देश में है, हमारी संस्कृति में है, हम उसको भी पूरी तरह से ऑप्टिमम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, अधिक से अधिक उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। IITTM ने इस साल, पिछले साल एक नया नारा अपने नाम के साथ जोड़ा, पर्यटन शिक्षा संस्कृति रक्षा। जैसा माननीय कह रहे थे कि पर्यटन केवल बिजनेस नहीं है, और यहाँ हम MBA BBA के 2 सब्जेक्ट चला रहे हैं। IITFC को हमने एक अलग उद्देश्य के साथ माननीय मंत्रालय के निर्देशन में शुरू किया है। पर्यटन शिक्षा संस्कृति रक्षा पे आधारित होनी चाहिए और यही हमें आत्मनिर्भरता का रास्ता बता देता है। हम जितनी अपनी संस्कृति को ध्यान रखेंगे, उस ओर बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जाएंगे। जितना हम स्वदेशी की ओर बढ़ेंगे हम आत्मनिर्भर होंगे, जितना हम रूरल टूरिज्म की ओर बढ़ेंगे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि 7,000 के करीब तो गांव है हमारे पास। लेकिन अभी जो व्यवसाय चल रहा है टूरिस्ट का, मैक्सिमम व्यवसाय चल रहा है, वो हम एक पर्यटक एक ठीक ठाक जब भारत दर्शन के लिए हमारे देश में पहुंचता है तो हम उसको आगरा, दिल्ली और जयपुर में घुमा के उनका पूरा पैसा खर्च करवाने के बाद उनको वापस भेज देते हैं कि आपने देख लिया भारत।
लेकिन उन्होंने अगर गांव नहीं देखा तो उन्होंने भारत नहीं देखा। ये बात उनको महसूस होती है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत प्रचारित भी हुई है और बहुत सारे हम लोगों ने इसको उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब रूरल टूरिज्म को के लिए हमें अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। और रूरल टूरिज्म में हमको कई स्टेक होल्डर्स ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हमारे IIT जुड़े हैं और हमारे IITTM से न भी जुड़े हैं वो लोग भी, वो बताते हैं कि वो शिक्षा में एक अभी उदाहरण हमारे संपर्क में आया था, श्रीमती वंदना दुबे ओरछा में है, 10वीं में फेल हो गई, तो पिताजी ने कहा तुमसे नहीं होगी पढ़ाई लिखाई, चलो अपने घर पहुंचो, और शादी कर दी। और उसके बाद वो आते अपने पति के साथ ओरछा में बस जाती हैं। और ओरछा में बसने के बाद जब वो ये तय करते हैं कि यहाँ पे हमारा गुजारा नहीं हो सकेगा, चलो वापस पिताजी के पास चलते हैं, तो पति पत्नी में दोबारा सलाह मशविरा होती है और वो तय करते हैं कि पत्नी कहती है कि चलो मैं भी कुछ काम करती हूँ, और वो एक स्कूल में काम करना शुरू कर देती है। और एक स्कूल में काम करने के बाद वहां पे कुछ फॉरेनर्स विजिटर आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, इनको इंग्लिश नहीं आती है और बहुत सारी समस्या आती है, पर तब भी एक अच्छा व्यवहार उन लोगों के प्रति, टूरिस्टों के प्रति इनमें एक आकर्षण पैदा करता है। तो ये इनकी शाम को छोटी सी दुकान पर पहुंच जाते हैं घूमते घामते, तो वहां देखते हैं कि ये किसी को मेहंदी लगा रही है, और मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी लगाते हुए देख के वो कहते हैं कि हमें भी मेहंदी लगा दो। और जब वो मेहंदी लगाते हैं तो जिस तरह का टैटू का प्रचलन इन लोगों में चला है, उस तरह से वो मेहंदी वहां पॉपुलर हो गई है। और वो धीरे धीरे टूरिस्ट को अलग अलग मामले में, कुकिंग में, चाय में और इस तरह की संस्कृति से जोड़ने में, साड़ी बांधना सिखाने में फैसिलिटेट करने लगी। और इस समय उन्होंने अपना मकान बना लिया है, बहुत खुश थी, परसों उनसे बात हुई वर्चुअल मंच के माध्यम से ही। ये बहुत सारी बातें हुई। निश्चित तौर पर इस पर्टिकुलर ट्रेंगल्स जो हैं, जो हमने बहुत मास टूरिज्म के लिए दरवाजे खोल के रखे और उन्हीं पर फोकस होकर करोड़ों रुपया उन पर खर्च करके और अरबों रुपया वहां से कमाने के तरीके निकाले, हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। हमारे यहाँ हर गांव में, हर सेक्टर में, हर शहर के आसपास बहुत सारे टूरिज्म पोटेंशियल के, टूरिस्ट के आकर्षण के ऐसे बिंदु पड़ जाते हैं। और शहर में हर आदमी गांव से जुड़ा रहा है, हर आदमी का के पिता या दादा किसी न किसी गांव के। और पहले तो परिचय ही ऐसा होता था कि भैया आप किस गांव के हो। शहर में भी शहर के पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड जीवन रहता है, और यहाँ गांव का रूरल जीवन जो है, रूरल टूरिज्म जो है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जमीन के अंदर लोगों के पांव नहीं छूते हैं करीब 2-2 साल तक। ऐसे शहरी लोग हैं जिनके पांवों ने जमीन को टच नहीं किया है, ऐसा हालत हो गई है। मैं बहुत ज्यादा आगे सुनाने के लिए मेरे पास सबके बात कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक घटना टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए जरूर थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा और थोड़ा तेजी से कहना चाहूंगा, क्योंकि रेफरेंस शुरू करूंगा। हुआ क्या, करीब 15-20 साल पहले की घटना है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक 38 वर्षीय व्याख्याता ग्वालियर के गोले के मंदिर से रोज की तरह कॉलेज में थोड़ी देर तक काम करके ढलती शाम में अपने घर की ओर अपनी नई वेगनार से जो लौटता है महाराज बाड़े की तरफ अपने गांव में, अपने घर की ओर, और पड़ाव पे लाल बत्ती पे आके रुक जाता है। तो लाल बत्ती के परे देखता है कि भाई ऑटो स्टैंड पे एक महिला फॉरेनर, एक स्त्री जो फॉरेनर है, उसको ऑटो वाले कुछ इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं कुछ कि वो एक लाल बत्ती पार से नजर आ रहा है कि ये वो कुछ इंग्लिश में बोल रही है, ये लोग हिंदी में बोल रहे हैं, दोनों कुछ समझ नहीं रहे हैं, और ये लोग हंस रहे हैं, भद्दे मजाक से कर रहे हैं और कुछ हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब लाल बत्ती हट जाती है तो उसको पार करने का, वो ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो उसी व्याख्याता का वर्णन कर रहा हूँ, उसी घटना को याद कर रहा हूँ, मैं ही था वो। और जब मैंने लाल बत्ती पार की तो मैंने उन ऑटो वालों को बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप, ये आप क्या कह रहे हैं, और ये क्यों तंग कर रहे हो इस फॉरेनर को, इन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने कहा भैया आप, ऑटो वालों ने कहा आप आगे बढ़ो, इन्हें बाड़े जाना है, हम छोड़ देंगे। बाड़े मतलब लगभग वो डेस्टिनेशन जिस तरफ मैं जा रहा था। और उसके बाद मैंने मैडम से पूछा, फॉरेनर मैडम से, हाउ मच दे आर आस्किंग फॉर। शी सेड ₹800। मैंने कहा लीव देम, आई विल लीव यू देयर, प्लीज कम इन, डोंट वरी, आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। मैं वहीं जा रहा हूँ, बाड़े ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए। With a small hitch, she came in my car
वैद्यनाथ, मुझे अपनी कन्वर्जेशनल इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, एक अलग संस्कृति के प्रति मेरी जिज्ञासा भाव के कारण भी फॉरेनर्स का इंटरेक्शन में रुचि रही है। तो वो मेरे साथ ही मैंने बातचीत शुरू की और पड़ाव से लगभग थोड़ा सा आगे चले होंगे कि मुझे मालूम पड़ा कि मैडम को महाराज बाड़े भी नहीं आना है, मुख्यतः उनको जाना था ग्वालियर फोर्ट लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखने के लिए। और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखने के लिए वो केवल एक तरफा जाने का फोर्ट के ऊपर ऑटो कर रही थी। मैंने कहा कि भाई वहां तो आप आने जाने का ऑटो कर रही तो लौट के आप कैसे आएंगी? मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो फॉरेनर है, उनको भरोसा नहीं होता, सिटी इमेज भी बहुत असर पड़ती है, फिर लोगों का व्यवहार। तो वो नहीं आप मेरे को केवल एक तरफ का ऑटो करा दीजिए। मैंने कहा मेरा रास्ता थोड़ा सा अलग है और मेरे तो उन्होंने कहा मुझे केवल एक तरफ जाने का ऑटो करा दीजिए, बहुत सुरक्षित नहीं था उनके लिए। और हालांकि मैं भी घर जाने के लिए लेट हो रहा था, पर मेरे दिमाग में जाने क्या आया कि मैंने कहा चलिए मैं आपको खुद ही छोड़ देता हूँ, और मैं वहां नदी गेट से उनको फोर्ट ले गया ऊपर छोड़ने के लिए। और वहां जाके मालूम पड़ा कि उस दिन लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होना ही नहीं था, वो कैंसिल हो चुका है। अब मैं जब जा रहा था फोर्ट की तरफ, तो मैडम ने मेरे को बताया कि वो कहाँ से थी, वो बेल्जियम से थी, उनके 3 बड़े मैच्योर बच्चे हैं, जितना लग नहीं रहा था। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जल्दी शादी होती है, इनके यहाँ भी ऐसा होता है, और बड़ा बच्चा जो है बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, उनकी रोज इनसे बातचीत करता है। इस तरह की काफी जानकारी उन्होंने अपने परिवार के बारे में दी। और जब वहां पर फोर्ट में हमको दिखा कि लाइट एंड साउंड नहीं हो रहा है, तो हम वहां से ऑब्वियसली इनको लेके वापस चल दिए। अब वापस चल दिए तो वापस चलते हुए मैंने इनसे पूछा कि अगर आपको बुरा ना लगता हो तो आप मेरे घर चलें। तो उन्होंने पूछा कि घर पे कौन है? मैंने कहा मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगेगा आपसे मिलना। वो लोग फॉरेनर्स में बड़ा रुचि रखते हैं, फॉरेन कल्चर में उनको बातचीत में अच्छा लगता है। और इस तरह से मैं घर जा ही रहा था, तो थोड़ी सी हिच के साथ वो इस बात पर तैयार हो गई। अब मैं उनको अपने घर पे ले आया। अब अपने घर पे ले आया मैं, तो मैंने उनको गेट पर रुकने के लिए बोला और दरवाजा बंद करके घर के अंदर 3-4 लोगों को इकट्ठा करके ले आया। और फिर मैं जैसा कभी कभी कुछ जाके लौटने में घर जाते में कुछ ले जाता हूँ, मैंने अपने परिवार से कहा देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, क्या कि मैंने गेट खोल दिया। और दोनों तरफ, मतलब कि बाहर ऐना, वो उन मैडम का नाम ऐना था, ऐना और हमारे परिवार के बीच एक वाव इफेक्ट था। वो दोनों आंख फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे बड़ा, और थोड़ी सी देर में बड़ी जल्दी घुल मिल गए और एक दूसरे की कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों ने पूरी तरह से उनको घेर लिया और पूछ रहे थे, बता रहे थे, खाना पीना हो रहा था। और ये सब होने के बाद लगभग तीसरे दिन, वो अपनी तीसरी मेरे घर की विजिट में, उन्होंने मेरे को बताया, ऐना ने, कि मैंने आपको ये बताया था उस दिन कि मेरे 3 बेटे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, और मेरे परिवार में वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी आदमी के साथ कहीं जा रही हूँ, और ये ग्वालियर है, इसकी इमेज बड़ी मेरे को बताई गई थी कि यहाँ पे लोग इस तरह का लूट लेते हैं, वैसा होता है। तो मैंने आप उस पर्टिकुलर सुरक्षा को गेन करने के लिए आपको ये बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और इस तरह का वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और एम्बेसी में अपनी अप्रोच रखते हैं। अब यहाँ पे मैं पर्यटन विकास मंच के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि ये घटना अपने आप में एक पर्यटक विषय से जुड़े हुए हितग्राहियों के लिए या पर्यटन डोमेन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक अपने भी छोटा सा एक पार्ट है कि हम लोगों को सिटी इमेजेस कितनी बदलनी है। हमारे यहाँ मितावली, पड़ावली, बटेश्वर, कनकमठ तक फॉरेनर पहुंच ही नहीं पा रहा है, जबकि एक फॉरेनर ने मितावली देख के एक जमाने में करीब 80 साल 100 साल हो गए होंगे, संसद भवन को बनाया मितावली के इन्फ्लुएंस से। तब वो हाथी पे बैठ के मितावली के दर्शन देने का थे, रास्ते भी नहीं थे। आज वहां पे चौड़ी सड़कें चौड़ी है, लेकिन सिटी इमेज रोक लेती है। आगरा में मैक्सिमम टूरिस्ट आता है, पर ग्वालियर तक नहीं पहुंचता, सिटी इमेज रोक लेती है। और ये एक मैसेज है कि हमें पर्यटन विकास मंच जैसे बहुत सारे मंच चाहिए जो शहर की छवि बदल दे पर्यटकों के दिमाग में। और जैसा कि एक रेफरेंस और आया था, माननीय सचिदानंद जोशी जी ने उसको रेफर भी किया है अपने वक्तव्य में, कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूरिज्म में, लोकल टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है कि मैं एक सिंगापुर के एक ट्रेड डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहा था अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में, और ये मेरी बात नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा
इंडिया के डोमेस्टिक टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है कि आपको तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो सस्टेन कर जाएंगे। आपका तो टूरिज्म इंडिया में सस्टेन वैसे ही कर जाएगा। और देखो अपना देश, 15 शहर अपने देखो, 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपने देखिए, इस तरह की कई ऐसी योजनाएं हैं जो एक उम्मीद जगाती हैं, लेकिन इनका प्रचार जरूरी है। हम लोग विदेश की अगर एक यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर 15 यात्राएं हमें अपने देश की कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही बाहर देखना चाहिए। बस इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। माननीय जोशी जी के समक्ष इतना बोलना तो मेरे को बड़ा अजीब दे रहा है। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत ही अच्छे 2 पॉइंट्स को कवर किया। सिटी में जो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव, आज जो पर्यटन शिक्षा है उसको पर्यटन शिक्षा और संस्कृति रक्षा ऐसा आपने स्लोगन बताया दिया है, क्योंकि पर्यटन शिक्षा जो है वो संस्कृति रक्षा से ओतप्रोत होनी चाहिए। आपने बताया कि कैसे विदेशी पर्यटक कुछ मुख्य स्थानों को देखकर चले जाते हैं और जो रूरल हमारे जो गांव हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा था कि 3 शक्तियां हैं भारत की। भारत का गांव जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य जो है, यहाँ की युवा शक्ति और यहाँ की संस्कृति। तो विषय के वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना वक्तव्य देके पूर्ण किया। अब जैसे कि हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, तो मैं आदरणीय मधुबाला दीदी को सभी का धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आभार प्रदर्शन के लिए मैं मधुबाला दीदी को बुलाती हूँ। पर्यटन विकास मंच की 50वीं ई मंडल बैठक में उपस्थित सभी गुणजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज पर्यटन विकास मंच की 25वीं ई मंडल बैठक संपन्न हुई है और इतने गरिमापूर्ण तरीके से हमने आज जो यहाँ पर बैठ करके पर्यटन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हो या प्रोफेसर आलोक शर्मा जी जो IITM के निदेशक हैं उनके द्वारा, और अन्य सभी महानुभावों के द्वारा हमने आज पर्यटन से संबंधित बहुत सारी विचार यहाँ पर सुने। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये जो पर्यटन विकास मंच है, ये अपनी जो ई मंडल बैठक आयोजित करता है, ये विकट परिस्थितियों में कोरोना काल के कारण जो हम ई मंडल प्रारंभ किए हुए हैं, तो 50वीं ई मंडल बैठक में आज ये जानकारी देना चाहूंगी कि इसमें हर बैठक में लगभग 35 लोग जुड़े होते हैं लगभग, और ये जो पर्यटन विकास मंच है ये केवल मध्य भारत प्रांत में ही नहीं, अन्य प्रांतों के लोग भी ऐसे ऐसे स्थानों से जुड़ते हैं जो जहां जाना संभव ही नहीं है। ऐसे दुर्गम स्थान जैसे मणिपुर है, बस्तर है, महाराष्ट्र और गुजरात के सुदूर ग्रामीण अंचल हैं, सिक्किम है, ऐसे प्रांतों से भी लोग इसमें जुड़ करके पर्यटन विकास मंच की बैठक में सम्मिलित होते हैं। और ई मंडल बैठक जो हम 50वीं आयोजित कर रहे हैं, तो उसके जो आयोजक हैं, सबसे पहले उनको भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल जो राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए भारतीय शिक्षा लाने के लिए प्रयासरत है, ये सभी महानुभाव पर्यटन विकास मंच के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज के इस ई मंडल बैठक में हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद जोशी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पर्यटन के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी और प्रेरणा हमको प्राप्त हुई। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आज प्रोफेसर आलोक शर्मा जी जो IITM के निदेशक हैं और पर्यटन के क्षेत्र में आपका बहुत जाना पहचाना नाम है, आपका मार्गदर्शन भी हमको अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में प्राप्त हुआ। उनका भी मैं भारतीय शिक्षण मंडल मध्य भारत प्रांत की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उनमें जो है नवनीत पचौरी जी, प्रोफेसर जयंत सोलमकर जी जो हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर लाजवंती नायडू,
श्री शेखर करहाड़कर जिन्होंने सुमधुर गीत यहाँ प्रस्तुत किया, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ जी जो पूर्व में निदेशक IITM के रहे हैं और वर्तमान में प्रोफेसर हैं, उनसे भी हमको बहुत यहाँ ज्ञानवर्धन हुआ। और साथ ही हमको आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आशीष डोंगरे जी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी जो प्रांत सचिव हैं, आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आज का सुंदर संचालन कर रही हमारी आदरणीय श्रीमती आरती बजे जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के इस संजाल माध्यम से जुड़े हुए वो लोग जिनके कारण ये बैठक संपन्न हुई, उन सभी का भी हम भारतीय शिक्षण मंडल मध्य भारत प्रांत की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य को आगे गति प्रदान करेंगे। मैं माननीय अटल जी की 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगी कि भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत आभार मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अगर आप सभी की अनुमति हो तो हमारे साथ भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारी के रूप में आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी निवेदन कर सकते हैं कि 2 मिनट वे अपना अनुभव साझा करें, उसके बाद हम लोग शांति मंत्र लेंगे। धन्यवाद अंकित जी। ऐसी कोई परंपरा शुरू नहीं करें, मैं केवल सबको प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र के साथ समाप्त। जी जी जी। नमस्कार आदरणीय। शांति मंत्र के लिए मैं अब भक्ति दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे शांति मंत्र ले। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राम राम। सभी को नमस्ते। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत अद्भुत